भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। कमांडो शेरवान कहने लगा, भारतीय फौजियों की तादाद में इजाफा होने लगा है। कश्मीरी मुजाहिदों ने कमांडोज के साथ मिलकर कपवाड़ा के जंगल में 15 भारतीय फौजी हलाक कर दिए थे और उनके गोला बारूद के ज़खायर को भी आग लगा दी थी। मैंने शेरवान से पूछा कि भारतीय फौज की सप्लाई की क्या पोजीशन है। कमांडो शेरवान ने जेब से तय किया हुआ मोमी कागज निकाला और उसे खोलकर सामने रखते हुए बोला, भारतीय फौज की यहाँ सिर्फ 2 सप्लाई लाइनें हैं। ये दोनों सड़कें पहाड़ियों में से गुजरती हुई कश्मीर की वादी में दाखिल होती हैं। यहाँ हमारे मुजाहिद खात लगाकर भारतीय सप्लाई की गाड़ियों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं, लेकिन भारत उनकी जगह फौरन दूसरी गाड़ियाँ और दूसरे फौजी ले आता है। उनके पास कटवाने के लिए बहुत फौजी हैं। कागज पर नीली और सुर्ख लकीरों के साथ पहाड़ी इलाके का नक्शा बना हुआ था। कमांडो शेरवान ने एक जगह पेंसिल की नोक रखते हुए कहा, इस पहाड़ी सड़क पर यहाँ एक पुल है। उन पहाड़ियों में बानिहाल से श्रीनगर की वादी तक सिर्फ 2 सड़कें भारतीय फौजियों के लिए गोला बारूद की सप्लाई लेकर आती हैं। पहली सड़क पहाड़ियों के पहलू से होती हुई गुजरती है। वहाँ हमारे मुजाहिद कमांडो खात लगाकर इंडियन फौज की सप्लाई को तबाह करते रहते हैं। लेकिन इस दूसरी सड़क पर जो ये पुल है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पुल के जरिए भारत की सप्लाई भारी तादाद में वादी में आती है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडियन फौज ने यहाँ सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम कर रखा है। मैंने कमांडो से पूछा, क्या ये पुल लकड़ी का है? उसने कहा, नहीं, ये लोहे का पुल है और बेहद मजबूत है। इसकी दोनों जानिब एक टैंक हर वक्त मौजूद रहता है। इसके अलावा यहाँ पुल के दोनों जानिब मशीन गनों के मोर्चे भी हैं और पुल के आसपास ढलान की झाड़ियों में भी भारतीय फौजियों के मोर्चे हैं। यहाँ मार्टर गन्ने भी हैं। हमारे मुजाहिदों ने कई बार इस पुल को तबाह करने की कोशिश की है, मगर कामयाबी नहीं हुई। हमारे कई मुजाहिद यहाँ शहीद हो चुके हैं। अगर किसी तरह ये पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है तो इंडियन फौज की श्रीनगर में सप्लाई आधी रह जाएगी। मैंने नक्शे को गौर से देखते हुए कमांडो शेरवान से पूछा, ये पुल पहाड़ियों में किस मकाम पर है? उसने मुझे पुल का पूरा हदूद-ओ-रबा समझाया और कहा, इस पुल के नीचे कोई दरिया वगैरह नहीं है। काफी गहराई में एक बरसाती नाला सिर्फ बरसात के मौसम में ही बारिश के पानी से भर जाता है। आजकल ये नाला खुश्क है। पुल के नीचे भी भारतीय फौज की चौकियां हैं। उस नाले में से अगर कोई परिंदा भी जाए तो भारतीय फौजी मशीन गन्नों का फायर खोल देते हैं। ये पुल वादी में इंडियन फौजियों के असला और फौजियों की खेप पहुंचाने में बेहद अहम किरदार अदा करता है। अगर हम किसी तरह इस पुल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी फतह होगी और भारतीय फौज के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ नया पुल बनाना बड़ा वक्त तलब काम है। मैंने कमांडो शेरवान की तरफ पूरे तमात नजरों से देखते हुए कहा, कमांडो, अगर मैं ये पुल तबाह ना कर सकूं तो फिर मेरा जीना किसी काम का नहीं है। और मैंने कमांडो की ट्रेनिंग किस दिन के लिए ली थी? कश्मीर की पहाड़ियों का ये अहम तरीन पुल एक ऐसी जगह पर वाक़ था जहाँ सिर्फ एक ही बड़ी सड़क थी। ये सड़क पीछे की तरफ से एक ऊंची पहाड़ी के सांप की तरह चक्कर काटती हुई ऊपर से होकर दूसरी पहाड़ी की तरफ आती थी। ये पुल दोनों पहाड़ियों के दरमियान बना हुआ था। कमांडो शेरवान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर इस पुल को देख लो, इसका अच्छी तरह से जायजा लो। उसके बाद हम इस पुल को उड़ाने का कोई काबिले अमल और मौसर प्लान बना सकते हैं। हमारी खुफिया कमीनगाह से ये पुल खचरों पर आधे दिन की मुसाफत पर है। हमने दूसरे दिन कश्मीरी किसानों वाला लिबास पहना और खचरों पर बैठकर मुंह अंधेरे पुल की तरफ चल पड़े। सारा रास्ता पहाड़ी था। हम कई घाटियों और बरसाती नालों से गुजरे। दोपहर के बाद एक टीले की उतराई उतरे तो कमांडो शेरवान ने थैले में से दूरबीन निकाल कर मुझे दी और दूर एक जानिब इशारा किया। वो पुल है। मैंने दूरबीन के बगैर उस तरफ देखा। दूर पहाड़ियों के दरमियान काफी बुलंदी पर एक ऊंची घाटी के दरमियान एक पुल का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाई। दूरबीन में से पुल थोड़ा सा साफ मगर धुंधला नजर आ रहा था। ये लोहे का पुल था और बड़ी बड़ी कैंचियों को जोड़कर बनाया गया था। कमांडो शेरवान कह रहा था, अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पहले यहाँ एक लकड़ी और रस्सों का पुल हुआ करता था, मगर भारतीय फौज ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो यहाँ फौज ने बड़ा मजबूत लोहे का पुल बना दिया। इस पुल को उड़ाने की कोशिश में हमारे कई मुजाहिद अब तक शहीद हो चुके हैं, मगर पुल को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंच सका। मैंने कहा मुझे पुल को करीब से जाकर देखना होगा। हम उस तरफ वाली पहाड़ी की घाटी में जाएंगे, आगे तक नहीं जा सकते। वहाँ भारतीय फौज के मोर्चे हैं जहाँ सिपाही दूरबीन लगाए 24 घंटे इलाके में रहते हैं। हम खच्चरों पर बैठ गए और खच्चरों को एक टीले की चढ़ाई पर डाल दिया। ये खास कश्मीर की पहाड़ियाँ थीं। चीड़ और चिनार के दरख्तों की कतारें पहाड़ों की ढलानों पर चोटियों तक चली गई थीं। बाहर का मौसम था, मगर भारतीय गासब फौज ने कश्मीर की बहार और हुस्न को खाको खून में रुला दिया था। जिस पहाड़ी पर हमारे खच्चर जा रहे थे वहाँ चिनार के दरख्तों के अलावा अखरोट और खुबानियों के घने दरख्त भी थे। हम आम कश्मीरी किसान के बेस में थे। हमने लंबे लंबे फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, हाथों में रसोइयाँ थीं। खच्चर भी मरियल से थे। कोई देखता तो यही समझता कि कश्मीरी किसान है। कमांडो शेरवान उन पहाड़ियों के नशेबो फराज से बखूबी वाकिफ था। हम उसी 2 पहाड़ियों पर से गुजरकर उस पहाड़ी पर आ गए जहाँ पुल बना हुआ था। कमांडो शेरवान एक खच्चर से उतर गया, कहने लगा यहाँ खच्चर बांधेंगे। मैं भी खच्चर से उतर पड़ा। हमने दोनों खच्चर एक दरख्त के साथ बांध दिए। कमांडो ने दूरबीन अपने लंबे कुर्ते के पीछे छुपा रखी थी। उस लंबी आस्तीनों और चौड़े दामन वाले कुर्तों को कश्मीरी में फूरन कहते हैं। वो एक जगह दरख्तों के पीछे बैठ गया और सामने देखने लगा। मैं भी उसके पास बैठ गया और सामने देखने लगा। यहाँ से लोहे का भारी भरकम पुल कुछ फासले पर दिन की रोशनी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कमांडो शेरवान ने दूरबीन मुझे पकड़ाते हुए कहा, पुल को गौर से देखो। मैंने दूरबीन लगाकर देखा। यहाँ से पुल का मंजर दूरबीन में बेहद करीब दिखाई दे रहा था। ये बड़ी बड़ी आहनी कैंचियों वाला बड़ा जबरदस्त और मजबूत पुल था जो 2 पहाड़ियों को एक दूसरे से मिलाता था। नीचे गहराई में बरसाती नाला था जो बिल्कुल खुश्क था और झाड़ियां उगी हुई थी। पुल की दोनों जानिब लोहे के 2 बड़े बड़े गार्डरों ने उसे सहारा दिया हुआ था। ये 4-4 गार्डर थे जो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे और नीचे पहाड़ी के पहलू में दीवार के अंदर धंसे हुए थे। कमांडो शेरवान कह रहा था, इस पुल को जिस शय ने उठा रखा है वो दोनों तरफ के लोहे के 4-4 बड़े गार्डर हैं जो पहलू की पहाड़ी के दीवारों के अंदर धंसे हुए हैं। दीवारों के अंदर बहुत बड़े स्तून हैं जिनके अंदर ये गार्डर बुनियादों तक चले गए हैं। स्तूनों में एक रिवायत के मुताबिक सीमेंट में लोहे के टुकड़े जलाकर डाले गए हैं जिसकी वजह से पुल की बुनियादें फौलाद की मानींद हो गई हैं। अगर ऊपर से हम पुल पर डायनामाइट लगा दें तो धमाका होगा, लेकिन पुल का जंगला उड़ जाएगा मगर पुल अपनी जगह पर कायम रहेगा। इस वजह से हमारे मुजाहिद इस पुल को अभी तक तबाह नहीं कर सके। मैं दूरबीन लगाए पुल की एक एक जुजियात को गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि हमें पुल को तबाह करने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उस वक्त तक मेरे जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। मैंने दूरबीन कमांडो शेरवान को दे दी और कहा, पुल की तरफ एक जानिब टैंक खड़ा है, दूसरा टैंक मुझे नजर नहीं आ रहा। कमांडो शेरवान ने दूरबीन आंखों पर लगाकर कहा, दूसरा टैंक अभी आ जाएगा। हम बारी बारी दूरबीन लगाकर पुल का जायजा लेते रहे। पुल के नीचे मुझे आमने सामने 2 मशीन गन के मोर्चे भी दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद दूसरा टैंक भी आकर पुल के दूसरे सिरे पर आकर खड़ा हो गया। पुल पर से एक फौजी कैनवाई गुजरने लगा। कमांडो शेरवान बोला, ये कैनवाई यकीनन कपवाड़ा गैरिजन के लिए असला वगैरह ला रहा है, क्योंकि पीछे हमारे मुजाहिदों ने शबखून मारकर उस गैरिजन का एमुनेशन डिपो उड़ा दिया था। अगर ये पुल वहाँ ना होता तो कपवाड़ा गैरिजन को एमुनेशन की सप्लाई दूसरी सड़क पर से आती जो 3 पहाड़ियों को काटकर वादी में दाखिल होती है, और वहाँ हमारे मुजाहिद खात लगाकर उसे उड़ाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इस पुल पर से जो कैनवाई सप्लाई लेकर जाते हैं, एक तो इस पुल की वजह से बड़ी जल्दी कश्मीर पहुँच जाते हैं, दूसरे इस इलाके में पहाड़ी रास्ते इतने पेचीदा नहीं हैं कि हमारे मुजाहिद वहाँ ज्यादा देर तक खात लगाकर छुपे रहें। वहाँ हर वक्त भारतीय फौज के गश्ती दस्ते पेट्रोल करते रहते हैं। मैं दूरबीन की मदद से पुल पर से गुजरते फौजी ट्रकों को देख रहा था। ये बहुत बड़े बड़े फौजी ट्रक थे जो तरपालों से चारों तरफ से ढके हुए थे। ट्रक पुल पर से मुसलसल गुजर रहे थे। बास ट्रकों के सामने की जानिब फौजी मशीन गन्ने लगाए खड़े थे।
दूसरी जानिब पहाड़ी ढलान पर मुझे कुछ बकरियां नजर आईं जो झाड़ियों के पत्ते खा रही थीं। उनके दरमियान एक चरवाहा हाथ में लंबी रसोई पकड़े खड़ा एक तरफ देख रहा था और साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी चढ़ रहा था। मैंने दूरबीन कमांडर को दी और उससे कहा, यह चरवाहा वहां कैसे आ गया, जरा देखो ना। कमांडो शेरवान ने दूरबीन लगाकर चरवाहे को देखा और कहने लगा, ये कश्मीरी चरवाहा यहाँ अक्सर देखा गया है, बकरियां चराने आ जाता है। भारतीय फौजी इसको कुछ नहीं कहते, यकीनन उन्होंने इसे बेजरर समझकर यहाँ बकरियां चराने की इजाजत दे रखी है। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं जहाँ ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है? कमांडो शेरवान बोला, जा तो सकते हैं, मगर इसमें खतरा है क्योंकि वहाँ 2 भारतीय फौजी मोर्चों में बैठे हैं। वो उस चरवाहे को जानते होंगे, हमें देखकर जरूर पकड़ लेंगे कि हम इधर कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। मैंने कहा, हम खास उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, हम उससे दूर ऊपर ही रहेंगे। दरअसल मैं इस जगह को करीब से देखना चाहता हूँ। मेरे जहन में एक स्कीम का खाका तैयार होना शुरू हो गया था जिसके मुतल्लिक मैंने कमांडो को अभी तक कुछ नहीं बताया था। कमांडो बोला, चले चलते हैं। हम खच्चरों पर बैठकर दूसरी पहाड़ी की तरफ चल पड़े जहाँ पुल का दूसरा सिरा था। हमें दूसरी पहाड़ी तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। हमें काफी फासला डालकर 2 पहाड़ियों के दरमियान जो खुश्क बरसाती नाला था उसमें से गुजरना पड़ा। आखिर हम दूसरी पहाड़ी पर उस मकाम पर आ गए जहाँ से हमें नीचे फौजी पुल और ढलान पर चरवाहा बकरियां चराता नजर आ रहा था। यहाँ छोटे छोटे दरख्त थे, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं और एक जानिब से पहाड़ी पगडंडी पहाड़ी के पहलू की जानिब चली गई थी। हम खच्चरों से उतरकर पहाड़ियों के पीछे बैठ गए। मैंने पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कमांडो से पूछा कि ये पगडंडी ऊपर चोटी पर जाती है क्या? उसने कहा, नहीं, ये आगे पहाड़ी के अंदर छोटी सी कुदरती सुरंग है, उस तरफ जाती है। वहाँ पहले चरवाहों ने बकरियों के लिए बाड़ बना रखा था, मगर भारतीय फौजियों ने उसे वहाँ से हटा दिया है। अब उस तरफ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्या वहाँ फौजी पहरा लगा हुआ है? नहीं, वहाँ फौजी गार्ड्स नहीं होते, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुदरती गार अंदर थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है और फौजियों के मोर्चे वहाँ से काफी आगे जाकर ऊपर की जानिब हैं। मैंने कमांडो शेरवान को अपनी स्कीम की तफसील बता दी। उस वक्त पहाड़ी गार का सुनकर मेरे जहन में जो मंसूबा बन रहा था वो मुकम्मल हो गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि पुल के उस सिरे के जो फौलादी गार्डर पहाड़ी दीवार के अंदर से होते हुए पुख्ता स्तूनों की बुनियादों में दंसे हुए हैं, वो यकीनी तौर पर इस गार के अंदर ही होंगे या उनका एक हिस्सा जरूर गार के अंदर ही नजर आता होगा। जब मैंने कमांडो को अपना प्लान बताया तो वो सोच में पड़ गया। कहने लगा, तुम्हारा मंसूबा काबिल अमल नहीं लगता क्योंकि गार के अंदर जाकर सारा काम करना आसान नहीं है। अगरचे यहाँ मुस्तकिल तौर पर कोई फौजी गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं होता, लेकिन फौजी उधर गश्त लगाते रहते हैं। उन्हें गार के अंदर जरा सी भी आवाज़ आई तो वो गार में फायरिंग करते दाखिल हो जाएंगे। मैंने कमांडो से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोशिश करके देख लेने दो, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। कमांडो गौर कर रहा था, फिर कहने लगा, ठीक है, आज शाम को ही उस कश्मीरी चरवाहे के घर जाकर उससे मुलाकात करता हूँ। मैंने उसका घर देखा हुआ है, वो जानता है कि हम हुर्रियत परस्त मुजाहिद हैं। अब यहाँ से निकल चलते हैं। हम खच्चरों पर सवार होकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से होकर नीचे उतरने लगे। उसी तरह से गड्ढों, नालों और घाटियों से गुजरते हुए हम अपनी कमीन गाह में वापस आ गए। शाम के वक्त कमांडो शेरवान उस चरवाहे के घर की तरफ चल पड़ा जिसको हमने फौजी पुल की दूसरी जानिब ढलान पर बकरियां चराते देखा था। कमांडो रात के 10 बजे वापस आया। हम कमीन गाह के अंदर तहखाने में बैठ गए। कमांडो शेरवान कहने लगा, मैंने चरवाहे से बात कर ली है, वो तुम्हारे साथ हर तरह से ताउन करेगा, लेकिन एक बार तुम्हें भी उससे मिल लेना चाहिए। मैं कल रात का वक्त दे आया हूँ। कल रात पड़ते ही हम उसके गांव की तरफ चल पड़ेंगे। रात का वक्त हमारे लिए ज्यादा मौजू होगा। दूसरी रात हमने दोबारा किसानों वाला होलिया बनाया और खच्चरों पर बैठकर समदू के गांव की तरफ चल पड़े। समदू उस चरवाहे का नाम था। ये काफी लंबा रास्ता था। कोई 2 घंटे में हम वहां पहुंचे। उसका मकान उसी पहाड़ी के अकब में एक छोटे से टीले के दामन में वाक़ था जिस पर भारतीय फौजियों ने पुल बना रखा था। समदू हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी बीवी ने हमारे लिए साग चावल पका रखे थे। छोटा सा लकड़ी का टूटा फूटा मकान था जिसमें दोनों मियाँ बीवी रहते थे। एक लालटेन जला रखी थी।
کمانڈو نے سمدو سے میرا تعارف کروایا، وہ مجھ سے گلے لگ کر ملا، ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس کی بیوی گرم کشمیری چائے لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے ہم نے اپنے اصلی موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ کمانڈو شیروان نے ساری بات اسے پہلے سے بیان کر رکھی تھی۔ میں نے سمدو سے کہا، مجھے تمہاری صرف اتنی مدد کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت باہر نگرانی کرتے رہو گے جب میں غار کے اندر جاؤں گا، اور اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے خبردار کر سکو۔ سمدو کشمیری لہجے میں ملی جلی پنجابی اردو میں بات کرتا تھا۔ اس کی باتوں کو میں اپنی اردو زبان میں بیان کرتا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو اپنے منہ سے فاختہ کی آواز نکال کر خبردار کروں گا۔ اس نے مجھے منہ سے فاختہ کی آواز نکال کر سنائی۔ بالکل فاختہ کی آواز لگتی تھی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل سے مجھے تقریباً ہر روز دوپہر کے وقت وہاں آنا ہوگا۔ تم مجھے اپنی 2-3 بکریاں دے دو گے جنہیں میں چراتے ہوئے وہاں تک آؤں گا۔ اگر مجھے کوئی بھارتی فوج گشت کرتا ہوا مل گیا تو میں اسے یہی کہوں گا کہ میں سمدو چرواہے کا بھائی ہوں، اور اگر میرے بارے میں تم سے کسی فوجی نے پوچھا تو تم بھی اسے یہی کہنا۔ سمدو کہنے لگا، لیکن آپ کشمیری زبان ہماری طرح نہیں بولتے، کہیں بھارتی فوجی کو شک نہ پڑ جائے۔ یہ نکتہ بڑا اہم تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کمانڈو شیروان نے بھی اس نکتے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے بھارتی فوجی مجھ سے کشمیری زبان میں تو بات نہیں کرے گا، وہ اپنی فوجی اردو زبان میں بات کرے گا۔ میں بھی اسی زبان میں کچھ ملی جلی پنجابی اور کشمیری میں جواب دے دوں گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ لیکن اس بات کی طرف سے مجھے پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس وقت میں پہاڑی غار کے اندر اپنے کام میں لگا ہوں گا اور اگر باہر کوئی خطرہ ہو تو مجھے تم وقت پر خبردار کر دو گے۔ سمدو بولا، یہ بات تم یقینی سمجھو، جس وقت تم غار کے اندر جاؤ گے تو میں اس کے آس پاس ہی منڈلاتا رہوں گا۔ اول تو دن کے وقت ادھر کوئی بھارتی فوجی نہیں آتا، اگر آ بھی گیا تو وہ غار کی طرف کیا لینے جائے گا؟ اس کو کچھ شک تو ہو جائے گا۔ بفرض محال اگر اس نے غار کی طرف رخ کر بھی لیا تو میں فاختہ کی آواز نکال کر تمہیں خبردار کر دوں گا۔ کمانڈو شیروان نے یہاں مجھ سے سوال کیا، اگر فوجی غار میں آ گیا اور اس نے تمہیں دیکھ لیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ تم پر فوراً گولی جھونک دے گا۔ میں نے کہا، اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، بس یہ سمجھ لیں کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد کا وقت طے کر کے میں اور کمانڈو شیروان اسی طرح خچروں پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ پہاڑی جنگل میں رات گہری اندھیری تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پہاڑوں پر رات کے وقت میدانی جنگلوں کی راتوں کا گپ اندھیرا نہیں ہوتا۔ پہاڑوں پر بغیر چاند کے راتوں میں بھی ہلکی ہلکی سلیٹی رنگ کی روشنی ضرور رہتی ہے۔ کمانڈو شیروان مجھے ساتھ ساتھ راستے کے نشانات بتا رہا تھا۔ مجھے یہ راستہ اچھی طرح یاد ہو گیا تھا۔ پھر بھی کمانڈو شیروان نے کہا، کل میں ایک بار تمہارے ساتھ ضرور آؤں گا، اس کے بعد تمہیں اکیلے وہاں تک جانا ہوگا، کیونکہ ہم دونوں کو بیس بدل کر پل کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ کمانڈو کا خیال بالکل درست تھا۔ میں نے کہا، تم بے شک کل بھی میرے ساتھ نہ ہو، مگر کل میرا پہلا دن ہوگا اور راستے کے نشانات میں نے رات کو دیکھے ہیں، اس لیے کل تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ کمانڈو شیروان بولا، کل میں ضرور تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ابھی میں صرف موقع کا جائزہ لینا چاہتا تھا، ابھی میرے ایکشن شروع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا۔ میری سکیم اور پلان کیا تھا، یہ جیسے جیسے میرا مشن آگے بڑھے گا آپ کو اس کا علم ہوتا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔